नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शिवराज पासवान जिसकी हत्या के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन। इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आता हुआ रेलवे ट्रैक से 2 पिस्टल की बरामदगी की गई है। मेयर शिवराज पासवान हत्याकांड में पुलिस ने संतोषी कॉलोनी के मंदिर के ठीक बगल से ट्रैक से 2 पिस्टल को बरामद किया है। कारतूस और 4 बाइक भी जब्त की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए वो पुलिस के पास इस वक्त पुलिस ने इसकी बरामदगी कर ली है। मेयर के भाई के बयान पर करीब 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जाती हुई। मेयर शिवराज पासवान की हत्या उस वक्त की गई थी जिस वक्त वो पंचायत कर लौट रहे थे और संतोषी मंदिर के पास घात लगाए अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उन्हें 3 गोलियां मारी गई जिससे उनकी मौत हो जाती है। कल मेयर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आती हुई 2 पिस्टल की बरामदगी की गई है। 4 बाइक और कई कारतूस बरामद हुए हैं। महापौर शिवराज पासवान के हत्या मामले में अब तक के सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ये जो इलाका है ये ही संतोषी कॉलोनी ड्राइवर टोला का इलाका है और इसी इलाके में देर रात घटना को अंजाम दिया गया था और घटना के बाद इस रेलवे ट्रैक में उस आर्म्स को बरामद कर लिया गया है। आपको दिखा रहे हैं इस तरह की पुलिस टीम लगातार जांच कर रही है और इसी जगह पर वो आर्म्स को पुलिस ने बरामद किया है जिस आर्म्स से घटना को अंजाम देने की बात कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ड्राइवर टोला और संतोषी कॉलोनी का इलाका है ये कटिहार नगर निगम के वार्ड नंबर 16 के क्षेत्र से आता है और ठीक उसके बगल में साहेब पारा लंगड़ा बगान है जिस जो वार्ड नंबर 15 में आते हैं। उस वार्ड नंबर 15 के जो वार्ड पार्षद है दीपक सिंह हमारे साथ है, उनके सामने ही यह आर्म्स बरामद किया गया है। क्या हुआ था दीपक जी, कल तक से अब तक घटना क्या क्या हुआ? आप हर क्षण मौजूद थे, क्या पता चल पाया, क्या देख पाए? सबसे पहले ये कटिहार नगर निगम के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मेयर का हमारा आज हत्या हो जा रहा है और कल रात से ही हम लोग सुबह से प्रशासन भी तत्पर है और सारा चीज़ हुआ पर आपराधिक छवि के जो भी लोग कटिहार में उनको पकड़ना चाहिए। अब बिहार सरकार से हमारा अनुरोध है कि जो भी अपराधी छवि के लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। और आज सुबह में जब हमें कॉल आया क्योंकि हमारा वार्ड सटा हुआ है इनके वार्ड से और रेलवे क्षेत्र के वार्ड कमिश्नर होने के नाते जब कॉल आया कि सर यहाँ पे पिस्टल पड़ा हुआ है तो हम सबसे पहले दौड़े आए। उसके बाद रेलवे प्रशासन को कॉल किया गया, सिविल प्रशासन को कॉल किया गया, प्रशासन आई और 1 नहीं 2 पिस्टल यहाँ रेलवे ट्रैक के बीच में पाया गया। क्या पता चल पाया उसी से घटना को अंजाम दिया गया? इस तरह का कुछ साफ हो पाया? हाँ, तो ये तो बिल्कुल है कि उसी से घटना का अंजाम दिया गया क्योंकि इस तरह से पिस्टल का पाया जाना और रेलवे क्षेत्र में पाया जाना ट्रैक के बीच में ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि घटना उसी सामान के द्वारा या उसी हथियार के द्वारा किया गया। बुलेट भी मिला है, बुलेट भी मिला? हाँ, घर के पास में बुलेट भी पाया गया। ये क्या कितने लोगों को नामजद बनाया गया, कुछ अभी आप लोग को पता चला है? नहीं, अभी तक तो रात में पता चल रहा था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कौन कौन हुआ ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 12-13 लोग नामजद हैं इसमें। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं चूंकि घटनास्थल ठीक इसके बगल में है। हालांकि लोग आक्रोशित हैं इसलिए वहां तक पहुंचना फिलहाल संभव नहीं, लेकिन जो घटना को अंजाम देने में 2 पिस्टल यहीं पर बरामद हुआ है और पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जाँच कर रहा है। तो देखिए, मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद कटिहार जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। लोग उनके आवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए नजर आए। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त ये आक्रोश जो आपको सड़कों पर नजर आ रही है वो इसलिए कि जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। लोगों का ये कहना है कि ऐसे माहौल में आखिर हम कैसे जिएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आती हुई तस्वीरें आपके सामने, जहां पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब आम जनता कटिहार की करती नजर आ रही है। कटिहार में महापौर शिवराज पासवान के हत्या के बाद लगभग पूरे शहर में
मातम छाया हुआ है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि उनकी लोकप्रियता किस हद तक रहा है। बताते चले महज लगभग 40 साल की उम्र में ही वो 3 बार वार्ड नंबर 16 से पार्षद रहे हैं और इस बीच उनके निधन के बाद पूरे जिले में शोक का लहर है। युवा नेता के तर्ज पर ये लगातार उभर रहे थे। हमारे साथ 2 महत्वपूर्ण लोग हैं जो उनके साथ हाल के दिनों में उप मेयर बने थे। सूरज राय जी है और कटिहार के पुराने दौर से पार्षद रहे हैं विमल सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या रहा है इनका जो शख्सियत और अब क्या चाहते हैं जो सीनियर पार्षद है या उप मेयर है। विमल जी, लंबा दिन तक काफी छोटे उम्र से जानते हैं, क्या कहेंगे शिवराज पासवान के? शिवराज पासवान बहुत मिलनसार व्यक्ति थे और काफ़ी माने लोगों से घुल मिल के करना, बड़ों को इज्जत देना, बड़ों की बात को रखना, बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। और अचानक जो ये मेयर बने, लगता है हम लोग को कि जो ये इतने कम उम्र में जो राजनीतिक पायदान पर चढ़ रहे थे, लोगों को अखड़ने लगा होगा और उसी का नतीजा ये वो उनकी हत्या हो गई। खुले तौर पर सीधे तौर पर कुछ लोगों का नाम भी आया है, लगभग 1 दर्जन। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो और तुरंत ट्रायल करा के उनको सजा हो। काफी दुखद क्षण है। क्या कहेंगे कटिहार की राजनीति के लिए और नगर निगम के लिए कितना अफसोसजनक है? हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, नगर निगम महापरिवार के लिए। और शिवराज पासवान बड़ा ही हंसमुख स्वभाव के लोग थे। उनका एक ही था कि किसी का दिल हम ना दुखाएं। तो देखिए, मेयर शिवराज पासवान की मौत की गूंज जो है वो राजधानी पटना तक सुनाई दी। आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और इस मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी जब विपक्ष के विधायक यहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को पक्ष अपना रखना चाहिए कि क्या यह सुशासन का राज है, क्या यही सुशासन होता है, क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, आम लोग सुरक्षित नहीं है, फिर यह सरकार किसकी सुरक्षा का दावा कर रही है। कैसे कल कटिहार के मेयर शिवराज पासवान का हत्या हुआ है। किसी न किसी जिले में हर दिन जनप्रतिनिधि का हत्या हो रहा है। जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करे, इसकी हम मांग करते हैं सरकार से। तो अब इनके बारे में हम क्या बोलेंगे? जब मेयर सुरक्षित नहीं है, जो अपने घर जा रहे थे उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, तो आम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? आए दिन घटना, चोरी डकैती, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना, कोरोना काल में महिलाओं को और विपदा के समय महिला सुरक्षित नहीं है, तो फिर और क्या कहा जा सकता है? ये सरकार हर मोर्चे पे फेलियर है। खबर मुंगेर से, जहां पर हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। बाजार में 2 शख्स हाथ में हथियार लेकर घूमते हुए नजर आए और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सवाल ये कि इतनी आसानी से और कानून का बिना डर ये लोग कैसे हथियारों के साथ सामाजिक समारोह में घूमते हैं, गली मोहल्लों में घूमते हैं और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आपको 10 से 15 लोग नजर आ रहे होंगे जो इस गली में घूम रहे हैं, बेधड़क घूम रहे हैं और कानून का जरा भी इन्हें खौफ नहीं है। इनके हाथों में आपको राइफल नजर आ रही होगी। बताया जा रहा है कि दबंग ये लोग हैं जो इस इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे और इन लोगों के खिलाफ कोई कुछ भी बोलने को इस वक्त तैयार नहीं है। इधर दुकान इधर जाते हैं, एगो को दिया है सलाम। और खबर उस बात की जिससे लेकर न्यूज 18 ने लगातार प्रमुखता से खबर दिखाई और अब उस खबर का असर भी नजर आ रहा है। बालू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और सिर्फ अब बालू माफिया नहीं, उन अधिकारियों पर भी गाज गिर रही है जिनकी लापरवाही की वजह से या जिनकी संलिप्तता की वजह से ये बालू माफिया अपना सिर उठा रहे थे। लेकिन सवाल ये कि क्या इससे ही बालू माफियाओं पर नकेल कसी जा पाएगी? बालू के अवैध उत्खनन के मामले में कार्रवाई की जद में आए अफसरों की जांच के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं उससे इनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। विभागीय कार्रवाई के दौरान इन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। अधिकारियों के खिलाफ बालू के अवैध खनन में शामिल माफियाओं से करीबी संबंध और अकूत संपत्ति की जानकारी आ रही है जिसे अब जब्त किया जा सकता है। ये कार्रवाई यहां तक पहुंच सकती है। सहकारिता विभाग के 2 अफसरों को भी बालू माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप में निलंबित किया गया है। इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। अवैध उत्खनन मामले में जिन 41 अफसरों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं।
पहले चरण में इन अफसरों को उनके पदस्थापित स्थान से हटाया गया था और उसके बाद इन सभी के खिलाफ राज्य सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है और अब इनके खिलाफ जांच लगातार जारी है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की जांच में इन अफसरों के खिलाफ जो साक्ष्य मिले हैं वह बेहद मजबूत हैं। इनमें कई अफसरों पर खनन माफियाओं से साठगांठ रखने के भी आरोप हैं। ऐसे में विभागीय कार्यवाही के दौरान इन पर लगे आरोप अगर पुख्ता होते हैं तो इनकी बर्खास्तगी तक हो सकती है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार बालू के अवैध खनन में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के खिलाफ शुरुआती जांच में ईओयू को कई अहम साक्ष्य जो है वो मिले हैं। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर इन अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। 1 से 17 मई के बीच बालू के अवैध खनन को आधार बनाकर जांच की गई थी। जांच के दौरान मोबाइल सर्विलांस, आम लोगों से ली गई जानकारी और कई अन्य बिंदुओं पर छानबीन की गई थी। इसमें कई अधिकारियों के खिलाफ बालू के अवैध खनन में शामिल माफियाओं से करीबी संबंध होने की बात की भी पुष्टि हुई है। इसको लेकर साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं। ईओयू जिस तरीके से जांच कर रहा है वैसे में इनकी संपत्ति जो है वो भी जांच की जा रही है और अगर संपत्ति को लेकर इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है तो निश्चित तौर पर ईओयू अलग से मुकदमा दायर करेगा और तब इन अधिकारियों की परेशानियां और भी बढ़ जाएगी। एक ताज़ा कार्रवाई में सहकारिता विभाग के 2 पदाधिकारियों को भी राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है और धीरे धीरे ये दायरा और भी बढ़ता जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बिहार के उस जगह की जिसे रोल मॉडल के तौर पर सिर्फ देश नहीं दुनिया देख रही है। जी हां, बिहार के पूर्वी चंपारण के बनकटवा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पूर्ण टीकाकरण के तौर पर इसने एक रोल मॉडल के तौर पर अपना स्थान स्थापित किया है, जिसमें आम लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, ये तमाम लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इससे रोल मॉडल बनाने में सफल रहे। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने जब 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा तो उसे भी यकीन नहीं था कि बनकटवा प्रखंड का प्रदर्शन इतना शानदार होगा। लेकिन लक्ष्य को हासिल कर बनकटवा ने सबको चौंका दिया। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में बनकटवा प्रखंड ने देश में सबसे पहले 100% के लक्ष्य को हासिल किया। बनकटवा के बीजवनी दक्षिणी पंचायत के सभी 13 गांवों ने सबसे पहले इस लक्ष्य को हासिल किया। बीजवनी दक्षिणी पंचायत के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय के निवासियों ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लोगों का हौसला देखकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के भी हौसले बुलंद हो गए। सबको ऐसा लगा कि जब एक पंचायत पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है तो पूरा बनकटवा प्रखंड क्यों नहीं। बुलंद हौसलों की बदौलत अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर लक्ष्य को पाने का निर्णय लिया और महज कुछ ही दिनों में बनकटवा प्रखंड के सभी 10 पंचायतों ने भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस दौरान बनकटवा प्रखंड के सभी दलों और समुदायों के प्रमुख लोगों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। हम लोग बैठकर मीटिंग की और मीटिंग में वही हम लोग एक नारा निकाले कि पहले टीकाकरण फिर काम। अब इस तहत हम लोग प्लानिंग करके इस तहत हम लोग पूरे पंचायत को 100% टीकाकरण से टीकाकरण पूरा किया। दिन रात मेहनत करके ऐसा उपलब्धि पाए हैं जिसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बधाई दिए हैं बनकटवा वासी को। बनकटवा को पूर्ण टीकाकृत प्रखंड बनाने में बीजवनी दक्षिणी पंचायत के नागरिकों ने रास्ता दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ और WHO के अधिकारियों और कर्मियों ने संयुक्त मुहिम चलाकर बनकटवा को पूर्ण टीकाकृत प्रखंड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके साथ ही अगर बनकटवा पंचायत पूरे देश और दुनिया के लिए रोल मॉडल है तो बनकटवा के लिए बीजवनी दक्षिणी पंचायत रोल मॉडल बना। प्लान बना 9 पंचायत का और 9 पंचायत के माइक्रो प्लानिंग के तहत पूरी टीम को लगाया गया और टीम को लगाने के साथ करो और मरो की बात आ गई थी कि किसी भी सूरत में 8 बजे रात या 9 बजे रात हमको 100% वैक्सीनेटेड करना है तो करना है। से हम लोग एक सघन बैठक किए और इसमें निर्णय लिया गया कि जितने भी
सरकारी कर्मी हैं, चाहे किसी विभाग से हो, सबके सहयोग से फिर उसी प्रोजेक्ट को, उसी पायलट प्रोजेक्ट को जो हमने बिजवनी दक्षिणी में करवाया था, उसी को आगे बढ़ाए। बनकटवा की सफलता से पूरा देश प्रेरित हुआ है। इसके साथ ही बनकटवा रोल मॉडल विदेशों में भी मशहूर हो गया। हाल ही में WHO ने ट्वीट कर बनकटवा प्रखंड को रोल मॉडल बताते हुए इसे सीख लेने की नसीहत दी। तो डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों के टीकाकरण का संकल्प लिया है और इस संकल्प ने इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। मैं पुनः एक बार बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 6 करोड़ लोगों को 6 माह में जो टीका लगाने का उपक्रम है कर सकेगा बिहार, ये इसी की उपलब्धि है। देश को कोरोना महामारी पर विजय दिलाने के लिए बनकटवा मॉडल को अपनाने की जरूरत है। बनकटवा ने देश को रास्ता दिखाया है, बताया है कि 100% टीकाकरण बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं है। यूनिसेफ WHO ने सबसे पहले बनकटवा के बिजवनी गांव को पूर्ण टीकाकृत किया और उसके बाद से यह प्रखंड पूर्ण रूप से टीकाकृत हो सका है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और अब बात कटाव के दंश की, जिसे लेकर खगड़िया के लोग कोसी के विनाश लीला से इस वक्त परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना ये कि हर बार इस त्रासदी को झेल कर लोग जो हैं अब इसे अपनी नियति सी मान चुके हैं, लेकिन डर हर साल अपनों के लिए जरूर सताता है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लोगों का घर जो है वो कोसी में विलीन हो चुका है। बोहरबा गांव की अगर तस्वीर आप देखेंगे तो ये उजाड़ और वीरान हो चुकी है। 17 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। कई घरों पर इसका खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की तरफ से हालांकि राहत और बचाव के कार्य जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। कटाव सबसे ज्यादा अब तक देखा गया, लगभग 17 घर कच्चा और पक्का मिलाकर वहां पर कटाव के कारण प्रभावित हुआ है। तो वहाँ पर हम लोग जो मुआवजा राशि जो SDRF के द्वारा निर्धारित है उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं, वो भी हम लोग को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ बाकी जगहों पर भी अग्रहण वगैरह में भी कटाव है, हमारे यहाँ सहोरबा में भी कटाव हो रहा है, साथ ही साथ शहरों में कटाव हो रहा है, गांधीनगर इत्यादि के पास भी कटाव हो रहा है। तो वहाँ पर भी हम लोग 2 जगह पर कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और अपेक्षा है कि कुछ दिनों में दूसरी जगह पे भी जहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है वहाँ पर कटाव नहीं होती। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां के लोग जो हैं वो दाने दाने को मोहताज हैं। कांटी प्रखंड की अगर बात करें तो यहां पर कटाव की वजह से लोग ऊंचे तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने जो आपको परेशान कर देंगी। चूल्हा नहीं जल रहा, घर में जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, बच्चों को खाने के लिए अनाज नहीं है। प्रशासनिक दावे एक तरफ और जमीनी हकीकत एक तरफ है। देखिए, किसी का घर बार सब कुछ इस बाढ़ में खत्म हो चुका है और दर्द इस कदर कि अगर प्रशासनिक अधिकारी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो उन्हें अपने दावों पर शर्म आएगी। सड़क पर जिंदगी गुजारने की व्यवस्था है, सिर्फ एक पॉलीथीन शीट देकर अधिकारियों ने अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली। सरकार के आंकड़ों में विकास के बड़े बड़े दावे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं मुजफ्फरपुर के मुस्तफापुर से। ये पॉलीथीन का ये टेंट देखिए, ये एक महादलित परिवार के श्याम माझी का टेंट है। बूढ़ी गंडक में आई बाढ़ ने इनके आशियाने को उजाड़ दिया और आज भी मुस्तफापुर में बांध किनारे यह परिवार अपनी ज़िंदगी काट रहा है। और इन हालात में क्या स्थितियां हो गई, ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये सामने बीमार बैठा ये श्याम माझी, शरीर की एक एक हड्डियां बाहर आ गई है और यह सब बीमार और साथ साथ भोजन की कमी से हुई है। और ये श्याम माझी की पत्नी है, चेहरे पर बेबसी, तकलीफ, आंसू। और कितना बच्चा है? 6 गो। 6 गो। कैसे हो गया ये तो सब? खाना पीना नहीं है, नहीं है। कमाए वाला गिरा हुआ है। अच्छा, खाना कहाँ से आइएगा? खाना हाँ, कोनो 10 गो, कोनो 5 गो, कोनो इतना आटा, इतना चाव हमरा सब दे देता। हाँ, तो रोज
उससे भोजन होता है? ना होता है, आधे पेट खा के लड़का सा फड़का सा ऐसे रहली। बहुत बेसहारा है, बहुत बेसहारा है। हम लोग क्या करें, हम लोग तो अपने लिए झकते हैं, बेसहारा के हम लोग क्या करें। न मुखिया सुनवाई ले रहा है, न वो मुखिया सुनवाई ले रहा है, न मेंबर सुनवाई ले रहा है। हाँ, हम लोग मर रहे हैं बांध पर। इसको भोजन वोजन के देते हैं? नहीं, कुछ उपाय नहीं। एक सुखी सी हड्डी नुमा शरीर में एक जिंदगी चल रही है, जिसके भरोसे यह पूरा परिवार चल रहा है और आज यह दाने दाने को मोहताज है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो बांध पर बेबसी की इस जिंदगी की दर्द की दास्तान बेइंतहा है और शायद अधिकारियों को ये नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके दावे जो हैं वो विकास की गाथा गाते हैं। वो ये कहते हैं कि तमाम योजनाएं इनके घर तक पहुंच रही हैं, इनके घरों तक, इनके थाली तक भोजन पहुंच रहा है, लेकिन इनके शरीर की हड्डियां नजर नहीं आती, इनके आंखों का दर्द इन्हें नजर नहीं आता, या फिर इनके आंखों का शर्म जो पानी के रूप में देना चाहिए था वो अब इनका सूख चुका है। ऐसी ही एक और तस्वीर मुजफ्फरपुर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। जो लोग इस वक्त इस बात की आस लगाए बैठे थे कि उनके घरों से पानी बाढ़ का निकल जाएगा तो एक बार फिर से अपने घर वापस लौटेंगे, वो अब भी इस दर्द में जी रहे हैं कि घर में जाने जैसी हालात नहीं है। इसे सुधारने को कोई तैयार नहीं है। वो जनप्रतिनिधि यहां तक भटकते नहीं जो चुनाव के दौरान हमारे दरवाजे पर आकर चुनाव के दौरान हमें वोट देने की अपील करते दिखते हैं, लेकिन अब जब उन्हें इनकी जरूरत है, इनके मदद की दरकार है, तो वो सब इनसे आंखें चुरा बैठे हैं। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में सैलाब भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन तबाही का मंजर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम पहुंचे हैं अभी शहर से सटे मुस्तफापुर इलाके में, और ये मुस्तफापुर में बूढ़ी गंडक नदी का बांध है। इस बांध पर देखिए कि आज भी सैकड़ों परिवार यहाँ ये तंबू में रहते हैं, ये अपने घरों को नहीं लौट रहे हैं। बूढ़ी गंडक ने इनके घरों को पूरी तरीके से निगल लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद ज़िंदगी को बचाने के लिए ये लोग बांध पर आ गए और पानी भले ही खत्म हो गया हो। तस्वीरें ज़रा दूसरी तरफ देखिए कि मुस्तफापुर में ये जहां बाढ़ उपनती थी वहां आज पानी काफ़ी कम है, लेकिन ये लोग अभी भी सड़क पर हैं। देखिए इसी सड़क पर ये तंबू का आशियाना है, यही इनका खाना बनता है। छोटे छोटे बच्चे हैं बांध किनारे और यहाँ इनके बर्तन हैं, यही ये दो रोटी बनाते हैं तो खाते हैं, लेकिन अपने घरों को ये लोग नहीं लौट रहे हैं। गए नहीं है अभी ना अगली है, पानी है, अभी पानी है। गबरा खना अगले धार से गबरा खना गया, घर तो खत्म हो गया, घर खत्म हो गया। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा से हमारा तो कोनो साधन ही नहीं है। साधन के लिए हम अब कई महीना रहेंगे यहाँ बांध पर से। अब मेघ मुनि लड़का बाल बच्चा के देखिए जैसे स्थिति कैसा है, सला न कपड़ा लता है, न किचो है, न खाना पीना है, न किचो है। 4 गो बच्चा है, हम जात के डोमती घर में पानी ढूक गए तो यहाँ चलाते न खाना मिले है सुख से, है ना कुछ न कपड़ा लता है बच्चा सके दे पर मांग छेंगे खाई मांग छेंगे यहाँ तो शौचालय भी बड़ा दिक्कत ना, कुछ ना पानी उन्हीं के बहुत साधन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने एक पॉलीथीन का सीट देकर अपनी भूमिका खत्म कर ली। उसके अलावा ये लोग कैसे खा पी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। ये लोग अभी भी अपने घरों को नहीं लौट रहे हैं, चूंकि इनके घरों में पानी और कीचड़ भरा है, जहाँ जाना सेफ नहीं है, इसलिए आज भी बांध पर इनकी जिंदगी गुजर रही है। ऐसे में बूढ़ी गंडक नदी में बाढ़ का पानी भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।